Morning students, we are discussing about the carboxylic acid. We have discussed in previous lecture about methods of preparation, nomenclature and classification of carboxylic acid. In today's lecture we will discuss about the physical properties of carboxylic acid. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं वो प्रॉपर्टीज़ जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है ना। जनरली हम इसमें सॉल्युबिलिटी, फिज़िकल स्टेट, स्मेल है ना, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए इसमें जब हम बात करते हैं तो जैसे फर्स्ट मेंबर है हमारा HCOOH है ना। इसमें जो कार्बन नंबर है वो कितने कार्बन है, 1। सेकंड मेंबर इसका क्या है, CH3COOH। इसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 2 है ना। इस तरीके से जब हम जाते हैं जहाँ पर कार्बन का नंबर कितना हो जाता है, 9, तो 1 कार्बन से लेकर के 9 कार्बन तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो हमारे क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं और उनमें एक स्पेसिफिक स्मेल आती है ना, जिसे हम कह सकते हैं अनप्लीजेंट ऑडर्स। जैसे आप एसिटिक एसिड आपने देखा होगा है ना, बहुत इंटेंस स्मेल होती है जिसको हम पिकल्स और जो फूड होते हैं उनमें प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, कार्बोक्सिलिक एसिड आर इजीली मिक्सेबल है ना, मिक्स हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, वाटर में। क्यों डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए कैसे बनाएंगे, RCOOH, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, OHH, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, इसमें डिजॉल्व हो सकता है। इसी तरीके से हम एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बना दें, HOH, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा है ना। क्यों कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको थोड़ा अपनी तरफ पोलराइज कर लेते हैं है ना, जिससे हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। तो वाटर में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बड़े इजीली डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर कार्बन का नंबर हाई है ना, जैसे एक चेन है हमारी CH3 CH2 CH2 COOH, अगर हम ये सोचें कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा तो नहीं होगा है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर जो कार्बन नंबर्स हैं वो डोमिनेट करने लग जाते हैं, एल्काइल ग्रुप काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो फिर जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है वाटर में वो पॉइंट के इक्वल एटम्स होते हैं, तो वहाँ इतने बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाना है ना पॉसिबल नहीं होता। तो हायर मेंबर्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही यूज करेंगे, ठीक है। लोअर मेंबर्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि देखिए इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ये है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला है ना। इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन है और दोनों के पास टर्मिनल ऑक्सीजन हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ
है ना, कंबाइन होकर के क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं। ठीक है, और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, एक कंपैरिजन भी आता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक तरफ अल्कोहल है तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा आंसर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी हाई, है ना। क्यों हाई होगा, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और जो अल्कोहल्स है उसमें इंटरमोलिकुलर नहीं हो सकती। हाँ, वो ऐसा है कि वाटर अगर उसके अंदर है तो वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ हमने दो चीज़ों को देखा। पहला तो हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है और डबल टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है ना। कैसे, एक तो यहाँ पर इसने ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, एक नीचे, इसके 2 एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अवेलेबल हैं। और जबकि अल्कोहल में बात करें तो वहाँ केवल एक ऑक्सीजन और दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है ना। लेकिन ये भी क्या है, फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है भी बॉन्डिंग की और नहीं भी है। जब तक ये सेम सिमेट्री में नहीं आएंगे तब तक ये बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। जबकि यहाँ पर क्या है कि जब 2 फोर्सेस वर्क करते हैं तो कोई एक भी अगर आ गया तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि फिर दूसरा भी क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, अगर यहाँ पर हमें 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं, एक है जिसके अंदर कितने हैं, देखिए इसमें कितने हमारे कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारा कैसा है, ऑड कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक हमने लिया 1 2 3 4, है ना। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन एटम है इसके अंदर और ये हमारा कैसा है, इवन है। अब ये दो हमारे मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं और आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, लेकिन लॉजिक भी है उसमें, है ना। लॉजिक क्या कहता है कि जो हमारा इवन वाला होगा, कौन सा होगा, इवन वाला, है ना, ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा। क्यों हाई होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनल पोजीशन पर है यहाँ पर हमारा क्या होगा, COOH होगा और यहाँ CH3 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनकी पैकिंग क्या होगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखें तो देखिए COOH और CH3 ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो रिपेल करने पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये रिमेंबर रखना है कि जो ऑड केस हैं, ऑड केस में मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है, इवन केस में हाई होता है। और ये ऑड इवन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन इफ़ेक्ट या ऑसिलेशन इफ़ेक्ट। ऑसिलेशन क्यों, क्योंकि पहला ऑड फिर इवन फिर ऑड, है ना। तो देखिए पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो ये क्या ऑसिलेशन कर रहा है इस तरीके से। अच्छा, एक हमारा जो CH3COOH है, अगर इसको हम 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर लें तो ये क्या होता है, और 100% अगर इसको लें तो ये फ्रीज़ हो जाता है। और फ्रिज कैसा हो जाता है, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं उस तरीके से, है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और ये प्योर एसिटिक एसिड होता है। अब देखिए
हम यहाँ आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने से पहले हम एक बात यहाँ डिस्कस ज़रूर करेंगे कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एक्चुअल में क्या है, RCOOH। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा एक टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर R एल्काइल ग्रुप है और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। कौन कौन सी? फर्स्ट प्रॉपर्टी शो करेगा जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? एसिडिक प्रॉपर्टी। और सेकंड जो ये प्रॉपर्टी शो करता है वहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, पूरा OH ग्रुप आउट हो जाएगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा, ये पूरा ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ये पार्टिसिपेट करेगा, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, जिसमें जो एल्काइल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो उसमें हम स्टडीज़ को अपनी को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और रिएक्शंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम उन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जिसमें जो हाइड्रोजन एटम है ना, वो आसानी से क्या होगा, हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। अच्छा, इसमें एक यहाँ पर जो ये लाइन दी है इसका मीनिंग क्या है ना, इम्पोर्टेंट लाइन है। जैसे RCOOH है ना, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हम बोलते हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें CO ग्रुप है। लेकिन ये कार्बोनाइल कंपाउंड होने के बावजूद जो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस होती हैं, है ना, वो रिएक्शन ये नहीं देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, है ना। तो क्यों नहीं देता है, उसका रीज़न देखिए। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब उसको वाटर में डालते हैं तो वो इस फॉर्म में रहता है, RCOO। एक हाइड्रोजन है जो कि प्रोटॉन के फॉर्म में वाटर के साथ यहाँ पर अटैच हो जाता है H3O पॉजिटिव के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो ये 2 ऑक्सीजन है ना, इसमें लॉन पेयर है इस जगह से, और एक लॉन पेयर यहाँ पर, इस पर नेगेटिव चार्ज भी है ना। तो ये क्या करता है कि जो ये लॉन पेयर है इसको अंदर रेजोनेंस में भेजता है। ठीक है, जैसे ही रेजोनेंस में जाएगा तो ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर के यहाँ हो जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। देखिए, इसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें यहाँ नेगेटिव, इसमें इधर डबल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, है ना। ऊपर जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर यहाँ ये बना हुआ है तो ये मिस्टेक से है। इसको जब आप बनाएं तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। इधर नेगेटिव चार्ज है, इसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज है। क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, जब नेगेटिव बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और जब यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। और ये हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। यही रीज़न है ना, जिसकी वजह से जो हमारा RCO ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, RCO ग्रुप, RCOOH, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये इस वाले फॉर्म में रहता है,
इस वाले फॉर्म में कैसे रहता है कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा और इसका यहाँ चला जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोनिल नहीं, कार्बोक्सिलेट आयन क्या करता है, वो रेजोनेंस फॉर्म में रहता है और उस वजह से वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी की वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस नहीं देता। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर लाइन है ना, या इसको आपको समझना है क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है इसमें। अब देखिए एसिडिटी वाली ये रिएक्शंस हैं। एसिडिटी का मीनिंग क्या है कि अगर हम RCOOH इसकी रिएक्शन किसी भी कंपाउंड से कराएं या किसी एटम से, एलिमेंट से कराएं, जैसे हमने सोडियम मेटल से कराया, जिंक मेटल से कराया, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, तो ये सभी क्या करेंगे, इसमें से जो H है उसको H+ के फॉर्म में आउट कर देंगे और जहाँ से H+ निकलता है वही हमारी एसिडिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब एक सोडियम इससे रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। जिंक रिएक्ट करेगा, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो वो 2RCOOH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड फॉर्म होगा और 2 हाइड्रोजन्स यहाँ से आउट हो जाएंगे। ऐसे NOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो OH H के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लेगा और यहाँ हमारा सोडियम कार्बोक्सिलेट यहाँ फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर देखिए CO2 आउट हो जाएगा और H2O फॉर्म होगा। ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट के साथ भी ये रिएक्शन, ये सारी आपने 10th क्लास में स्टडी की हुई हैं, वही रिएक्शंस हैं। बस मेन यहाँ पर ये समझना है कि जो H+ इसमें आसानी से कैसे निकल जाता है, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। और एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, क्योंकि जब H+ RCO में से माइनस हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, RCOO-। इसमें क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है और रेजोनेंस होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इन सारी रिएक्शन से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, है ना। कैसे पता होगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसको जब ले करके जाएंगे हम किसके पास, बर्निंग मैच स्टिक के पास, तो पॉपअप साउंड आएगी। इन रिएक्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देंगे। ठीक है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। ये रिएक्शंस क्यों हो पाती हैं, उनका रीज़न क्या है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना, वो स्टेबल हो जाता है। कैसे, रेजोनेंस से। अब देखिए इनकी जो हमने एसिडिटी वाली रिएक्शंस देख ली, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि कितना कौन सा एसिड एसिडिक है, उसकी एसिडिक पावर क्या है ना, उसका क्वांटिटेटिव मेजर क्या है। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे RH, और ये हमें क्या दे रहा है, H+ और R दे रहा है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके डिसोसिएट हो रहा है, तो उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो हमारा क्या होता है, R- H+ अपॉन RH। ठीक है, इनका जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, है ना, उतना ही हमारा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। इसको हम जैसे pH होता है उसी तरीके से pK वैल्यू होती है, उसमें भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। यानी जितना एसिडिक हाई होगा, जितना एसिडिक करेक्टर हाई होगा, उतनी pK वैल्यू हमारी क्या होगी, लो होगी। या pK वैल्यू अगर हमारी हाई है
तो एसिडिक करेक्टर उसमें क्या होगा, कम होगा। इसमें लॉग का रिलेशन होता है, जैसे पीएच वैल्यू हमने बताया था क्या होती है, पीएच माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। उसी तरीके से जो पीके वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस लॉग के ए। एच प्लस की जगह पर केवल आपको क्या लगाना है, के लगाना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपको डिफरेंट काइंड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए जाएँ, ये फर्स्ट मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें कार्बन का नंबर कितना है, 1, इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 2, यहाँ कार्बन 3, यहाँ कार्बन 4, और आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो देखिए एसिड का एक्चुअल में किस तरीके से ब्रेकिंग होती है, RCOOH, ठीक है। जब ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, RCOO माइनस और H पॉजिटिव, ठीक है। ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन वहाँ पर फास्ट होगी। रिएक्शन फास्ट होने का मतलब क्या है, H प्लस आसानी से निकलेंगे, यानी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी हाई वहाँ पर होगी जहाँ पर ये वाला जो आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब ये आयन हमारा स्टेबल किस बात पर डिपेंड करेगा, ये हमारा इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना, या तो वो जैसा है वैसा रहे, या इसके नेगेटिव चार्ज को कोई न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। मतलब नेगेटिव को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दे, कोई पॉजिटिव चार्ज इसके कांटेक्ट में आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा और ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा आयन इसके कांटेक्ट में आ जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन और दे दे, यानी इसकी नेगेटिविटी को और बढ़ा दे, कोई आदमी डिप्रेशन में बैठा हुआ है और वो आकर के एक और उसको ऐसी न्यूज़ दे दे, है ना, सैड न्यूज़, जब वो और परेशान हो जाए, है ना, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, फिर ये कहेगा कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, इस H प्लस को छोड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। और जब ये H प्लस को नहीं छोड़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी एसिडिक रिएक्शन होगी नहीं, एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें इनमें ये देखना है कि क्या ये जो हमारे रिएजेंट, इससे जो भी अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, है ना, उनका नेचर क्या है, क्या वो इसकी हेल्प करेंगे या इसको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले केस में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन एक तरीके से पॉजिटिव करेक्टर वाला बंदा है ना, वो पॉजिटिविटी फैलाता है, और जब ये पॉजिटिविटी फैलाएगा तो उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, HCOO माइनस, ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये एक तरीके से इसकी हेल्प ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे ये आसानी से क्या करेगा, जो यहाँ पर H जुड़ा होगा इस जगह पर, है ना, ये वाला H, इसको बोलेगा जाओ भाई तुम घूम आओ, है ना, आप जा करके रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये H पॉजिटिव को ये बोल देगा कि आप जा करके रिएक्ट कर सकते हैं, फ्री कर देगा इसको। अगर सेकंड वाला केस यहाँ पर लें, CH3COOH, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, H की जगह पर हमने क्या ले लिया, CH3COOH। अब ये CH3 का नेचर क्या है बताइए, मैंने कई बार आपको बताया है कि कहीं भी अगर CH3 C2H5 यानी R जुड़ा हुआ है तो R का मीनिंग क्या है कि हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देगा, कार्बन को। और जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन से आगे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो ऑक्सीजन को भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे इंक्रीज़ होकर के मिलेंगे, यानी इस पर नेगेटिव है और इसने और ज़्यादा इसको नेगेटिव कर दिया, है ना, एक और नेगेटिव इसने यहाँ से भेज दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, नेगेटिव आगे भेज रहा है, तो ये डबल नेगेटिव हो जाएगा,
है ना, मतलब मोर नेगेटिव हो जाए, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर हाई हो जाएगी तो क्या ये इस H+ को जाने देगा क्या, है ना। अब ये इस H+ को नहीं जाने देगा और इसको दोबारा वापस पीछे खींच लेगा। जब ये इसको वापस खींच लेगा तो उस वाले केस में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा लेस एसिडिक हो जाएगा, यानी ये H+ को देगा ही नहीं। अब थर्ड वाला केस देखें, यहाँ पर C2H5 है, तो C2H5 और बड़ी प्रॉब्लम लेकर के आ गया, ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने हम एल्काइल ग्रुप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, कार्बन नंबर बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी ऑक्सीजन पर, और ये इसकी जो एसिडिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैसा है। अब एक केस है यहाँ पर, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी सब्सटेंस को लगा दें, जैसे हैलोजन है या नाइट्रो ग्रुप है ना, तो ये क्या करेंगे, ये उसका जो COO है ना, ये वाला जो नेगेटिव है ना, इसका क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। और किसी का दुख बांट लेने से क्या होता है, उसका दुख कम हो जाता है। इसके नेगेटिव चार्ज को जब वो अपनी तरफ ले लेंगे तो उससे क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। आयन हमेशा बहुत रिएक्टिव होते हैं, किसी भी स्पीसीज पे चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोज विल बी वेरी अनस्टेबल, है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो उसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, उसके चार्ज को कम करिए। चार्ज कम 2 टाइप से हो सकता है, या तो कोई ऐसी स्थिति जोड़ दीजिए जो उसके चार्ज को लेना चाहे, या कोई ऐसी स्थिति जोड़ दीजिए जो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले आइए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो CH3 ग्रुप है वो क्या करता है, नेगेटिव को और नेगेटिव कर देता है ना, तो एसिडिटी को कम कर देता है। लेकिन जो X और NO2 ग्रुप हैं, ये कैसे हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उससे नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब उसको अट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, आसानी से H+ रिमूव हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोरीन के हमने 3 एटम्स यहाँ ऐड किए, ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे। जब खींच लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो ये H+ बड़े आसानी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, जब 2 है तो थोड़ा कम आसानी से जाएगा, और जब 1 क्लोरीन है तो थोड़ा और कम आसानी से जाएगा, और जब CH3 ग्रुप है फिर तो दिक्कत हो जाएगी, जाएगा ही नहीं, है ना। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रुला देगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव है और नेगेटिव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं समराइज़ कर देता हूँ इसकी, कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमारी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। डिक्रीज़ और इंक्रीज़ किस बात पर डिपेंड करेगी, कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ना, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो H+ को बाहर नहीं जाने देगा, एसिडिटी कम कर देगा। अगर नेगेटिव चार्ज को कोई न्यूट्रलाइज या रिड्यूस कर रहा है, या उसको अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो आसानी से H+ निकल जाएगा और उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल दिया है, तो देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन को देख करके अपनी ओर खींच लेता है ना। तो यहाँ पर जब ये जुड़ा होगा तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ये बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। एक और केस है, देखिए यहाँ पर COOH ग्रुप ये है और एक COOH ग्रुप ये है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर इस कार्बन के सेकंड कार्बन पर ये 1 और 2, और यहाँ पर इसके फर्स्ट कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन पर जो जुड़ा हुआ है
है ना, वो तेज़ी से खींचेगा या इसके सेकंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो तेज़ी से खींचेगा। ये वही वाली केस है कि कोई एक्सीडेंट होता है ना, और आपको इलाज के लिए 10 मीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल है ना, वहाँ से किसी को बुलाना ज़्यादा सही रहेगा, या कोई 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है वहाँ से बुलाना आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे नज़दीक है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो ये जो फर्स्ट कार्बन वाला है ना, ये वाला, ये तेज़ी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इस वजह से ये हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा और ये हमारा लेस एसिडिक होगा। अब देखिए एक और मॉलिक्यूल दिया है पर एसिटिक एसिड्स, ये CH3COOH नहीं है, इसमें एक ऑक्सीजन और ज़्यादा है, तो ये पर एसिटिक हो गया, है ना, जैसे आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ा होगा उसी तरीके से। तो ये वीक एसिड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो आयन बनता है एसीटेट आयन, है ना, पर एसीटेट आयन, उसमें रेजोनेंस नहीं होता है ना, और जबकि एसिटिक एसिड में रेजोनेंस हो जाता है। अच्छा, ये जो हम रेजोनेंस की एसिडिटी की जो स्टडी कर रहे हैं, अब ये हमारी स्टडी हो रही है बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स में। तो देखिए बेंजोइक एसिड के साथ जब हमने NO2 ग्रुप ऐड किया, है ना, तो NO2 ग्रुप अगर पैरा पर ऐड कर रहे हैं तो ये 35 मिल रहा है, और मेटा पर ऐड कर रहे हैं तो ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम है 32। लेकिन जब ऑर्थो पोजीशन पर ऐड करते हैं तो ये 600 टाइम इसकी वैल्यू आती है डिसोसिएशन कांस्टेंट की, यानी जो ऑर्थो वाला है दैट इज़ मोर एसिडिक इन कंपेरिजन टू मेटा एंड पैरा। तो इसका रीज़न क्या है कि इसके बीच में यहाँ पर क्या हो जाती है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर फॉर्म होती है ना, तो इसकी वजह से यहाँ अट्रैक्ट होता है, तो इस वाले बॉन्ड को और ये क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, तो ये आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिटी में चला जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, इस वाले मॉलिक्यूल को हम कंपेयर करें किसके साथ, बेंजोइक एसिड के साथ, है ना, तो इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जो NO2 ग्रुप है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो यहाँ से जो नेगेटिव है वो अंदर रिंग में जाएगा, तो ये आसानी से जो H+ है ये बाहर निकल जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला नहीं है। एक और बेंजोइक एसिड का एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या ऐड किया था, NO2, यहाँ पर हमने CH3 को ऐड किया है। तो CH3 का नेचर बताइए क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, है ना, ये सोचिए CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर देगा। जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव होता है ऑक्सीजन पर, जब इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या ये पॉजिटिव H+ को छोड़ पाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा, है ना, तो ये इमीडिएट इससे रिएक्ट कर लेगा और इसकी एसिडिटी को कम कर देगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी जो एसिडिटी है वो कितनी आ रही है, 4 to 12 की रेंज में आ रही है, जबकि इनकी जो एसिडिटी है वो कितनी है, 600 के आसपास है ना। ये देखिए, तो किसकी हमारी एसिडिटी ज़्यादा आ रही है, इनकी ज़्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐड है, और नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, और मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। इसकी वजह से एसिडिटी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा करके एसिडिटी को डिक्रीज़ कर देता है। और बेंजोइक एसिड से इनकी जो एसिडिटी है दोनों की कम है, केवल इसकी हाई है। उसका रीज़न हमने बताया था कि ये काफ़ी इसके क्लोज होता है ना। और इसमें देखिए एक और ये लास्ट में आपका एक समराइज्ड पॉइंट दिया हुआ है कि बोथ पैरा एंड मेट्रा टालोइक, टालोइक का मतलब है जहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, टोलुइन से बना हुआ है ये, है ना। ये जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगाते हैं
तो ये हमारा क्या होता है टोलुइन, और इसके साथ COOH लगा दिया तो टालोइक एसिड। ये हमारे दोनों क्या है वीक एसिड हैं, किसके कंपैरिजन में, बेंजोइक एसिड से। क्यों वीक हैं, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है बेंजीन रिंग को। और वेयर एज 3 आइसोमेरिक नाइट्रो बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। यहाँ देखिए बेंजोइक एसिड की जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है 6.3, तो इनकी कितनी है 35, 30, 600, यानी 6 का ये 5 टाइम मोर है और ये 100 टाइम मोर है ना। क्यों मोर है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है और इस नेगेटिव के नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा क्या कर देता है कैंसिल कर देता है ना, थोड़ा रिड्यूस कर देता है, तो इससे ये ज़्यादा स्टेबल होता है और ये H+ फिर आसानी से क्या कर सकता है बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने एसिडिटी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए। नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे, हैलोजन जोड़ेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। और अगर हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है।